हाय एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं सेल का लेक्चर नंबर 4 के बारे में। चलिए स्टार्ट किया जाए पिछले क्लास के असाइनमेंट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव डैश लेयर्ड सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास कितने लेयर की सेल वॉल थी? याद करिए, वहां पर डबल लेयर की सेल वॉल थी। ठीक है, एक था आपका पेप्टाइडोग्लाइकन और उसके ऊपर एक और लेयर थी लिपोपॉलीसेकेराइड या फिर एलपीएस। ठीक है, वहीं पर अगर आप ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो सिंगल लेयर था। याद आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन था वहां पे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट नंबर 1, सेल्स who can take up gram stain are called ग्राम पॉजिटिव। सही बात है, ऐसे सेल्स जो ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैव डबल लेयर्ड सेल वॉल। तो ग्राम पॉजिटिव जो सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास सिंगल लेयर की सेल वॉल होती है कि डबल होती है? उनके पास सिंगल लेयर की होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, अब आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, चूज करिए। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। कौन सा है? पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ। किस चीज से बना है सेल वॉल? तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है इसमें से? सेल वॉल इज परमिएबल, सही बात है। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, ये भी सही बात है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज सॉफ्ट, ये गलत है ना? ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3, इसको ही पढ़ लीजिए। सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल, सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। इन फोल्डिंग्स, अंदर की तरफ जो फोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, दो प्रकार की इनफोल्डिंग्स हमने पढ़ी थी, एक थी मेसोसोम और एक थी क्रोमैटोफोर्स। ऑप्शंस में कौन सा दिया है? तो ऑप्शंस में आपका एक ही दिया है, मेसोसोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm. ठीक है, कुछ membranous extensions की बात की गई, जो पीछे हम लोग बात किए थे कि इनफोल्डिंग्स होती हैं। इनफोल्डिंग्स या फिर membranous extensions, दोनों में से कोई भी बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर membranous इनफोल्डिंग्स ना बोलकर membranous extensions कहा गया है, और इसका एग्जाम्पल है आपका क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, एआईपीएमटी 2015 का सवाल है। एआईपीएमटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आइए देखा जाए। क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन, किसमें काम में आते हैं? तो क्रोमैटोफोर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर में क्लोरोफिल, बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो वो लोग किस में हेल्प करेंगे? फूड के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड। देखिए, फ्लैजिला के 3 पार्ट्स है, क्या क्या था? एक था उसका बेसल, ठीक है, बेस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट था उसका हुक, उसके बाद क्या था उसका फिलामेंट। फिलामेंट ही इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, बेसल बॉडी नहीं होगा, हुक नहीं होगा, और फिलामेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड। तो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, पिम्ब्रे। क्या होंगे? पिम्ब्रे। चलिए नेक्स्ट। The subunits of prokaryotic ribosomes are, prokaryotic ribosomes में क्या क्या होता है? 50s और 30s होता है। ठीक है, तो यार बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सारी चीजें जो भी हम लोग पढ़े, अभी जो भी हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और कुछ है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, अच्छा एक और है। हाँ, तो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में क्या क्या चला जाएगा, ये देखा जाए। देखिए, गैस वैक्यूल्स है। गैस वैक्यूल्स का काम क्या होता है? तो गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो गैस स्टोर करते हैं, जिससे बैक्टीरिया फ्लोट कर पाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। ये देखिए, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया दिया हुआ है। मतलब गैस वैक्यूल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये मतलब 1 का हो गया आपका बी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखो, यहाँ पे मीजोसोम का फंक्शन क्या था? रेस्पिरेशन करना। तो ये देखो डी, तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट को स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही लास्ट वाला फ्लैजिला क्या करता है? लोकोमोशन कराता है बैक्टीरिया में। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कंप्लीट। ठीक है, तो काफी सिंपल चीजें हैं जो भी है। देखिए, चीजें सिंपल कब लगती हैं? जब आप उनको समझ जाते हैं। जिस चीज को आप समझ जाते हैं वो आपको सिंपल लगती है, और अगर वही चीज आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो आपको टफ लगेगी। तो सिंपल और टफ
ऐसा कुछ किसी का सिंपल का कोई डेफिनेशन नहीं है, टफ का भी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपके रिलेटिव है, आपकी आपकी बात हो रही है, रिलेटिव मतलब आपके रिश्तेदार नहीं। ये आपके लिए हो सकता है सिंपल हो, किसी और के लिए टफ। जिसने पढ़ा है उसको सारी चीजें सिंपल लगेंगी, और जिसने नहीं पढ़ा उसको ये टफ लगेंगी, ठीक है। तो हर एक चीज को सिंपल करना है तो क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। सारे लेक्चर्स पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी रीड करिए, उसके बाद देखिए हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, ठीक है। किसी को रिलेटिव बोल रहा हूं मैं, आपके लिए जो चीज इजी है किसी और के लिए वो टफ हो सकती है। तो जिसने पढ़ा है उसको इजी, जिसने नहीं पढ़ा उसको टफ, ठीक है। यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। आज हम लोग शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स पे। तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। तो ये फ्रेश टॉपिक है, आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं, किस किस ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, आइए स्टार्ट किया जाए। तो ऑल किंगडम्स, ऑल किंगडम्स, जैसे आप ऐसे स्टार्ट करो, यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन, यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन, कहां मिलेंगे आप, ठीक है, कहां कहां मिलेंगे। तो देखो किंगडम मोनेरा को छोड़कर हर जगह आपको यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगे, जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा, आइए लिखते हैं, आर फाउंड इन, मैं लिख रहा हूं सबके नाम, जैसे किंगडम, इन द फॉलोइंग किंगडम, आप यहीं पे लिख लो, इन द फॉलोइंग किंगडम्स, इन द फॉलोइंग किंगडम्स। जिन लोगों को किंगडम्स के बारे में नहीं पता, बायो में 5 प्रकार के किंगडम है, ठीक है। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स इन बायोलॉजी, आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो 5 जो किंगडम है उसमें फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, और इन किंगडम के अंदर ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आपको मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पर देख लिया जाएगा। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग किंगडम्स, ठीक है। तो उन किंगडम्स के नाम मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे फर्स्ट किंगडम जो यहां पर है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मोनेरा का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा, ऐसे ही किंगडम फंजाई, ऐसे ही किंगडम प्लांटी, ठीक है, एंड ऐसे ही किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया। तो ये जो 4 किंगडम हो गए, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। चलिए दूसरी बात, तो these cells, these cells जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं have membrane bound, मेम्ब्रेन बाउंड, इनके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनके पास जो भी सेल ऑर्गेनेल होगा वो कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जिसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, एक मेम्ब्रेन लगा है, जो कि डबल लेयर का हो सकता है, सिंगल का भी हो सकता है किसी किसी केस में। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंगल लेयर का मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के मेम्ब्रेन होते हैं। तो मैं बस ये लिख रहा हूं कि दीज सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कंपार्टमेंट, समझते हैं। कंपार्टमेंट मतलब अलग अलग रूम्स, ठीक है। जैसे कि एक आपका मान लीजिए जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं वहां एक रूम है, स्टडी रूम है मान लीजिए, तो उसकी दीवारें हैं कुछ, ठीक है, दीवार के बाहर की तरफ एक और रूम होगा, ठीक है। तो उस रूम और आपके रूम के बीच एक दीवार है जो आपको उस रूम से अलग कर रही है, ठीक है। तो अलग अलग रूम्स जो होते हैं उनको कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और इस रूम को बनाने के लिए हमें मेम्ब्रेन चाहिए। सेल के अंदर जो रूम्स होंगे, सोचिए सेल के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर, सबके ऊपर क्या लगी हुई है, एक लेयर लगी हुई है। जैसे आपके फ्लैट में, आपके बिल्डिंग में, जहां भी आप रह रहे हो,
तो वहां पर रूम्स हैं बहुत सारे। रूम्स को रूम कौन बना रहा है? दीवारें। अगर दीवार ना हो तो रूम नहीं बनेगा। तो दीवारें हैं वो क्या कर रही हैं? एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट कर रही हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर कुछ लेयर्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं। और ये मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं? ये मेम्ब्रेन्स एक सेल ऑर्गेनेल को दूसरे सेल ऑर्गेनेल या फिर एक सेल ऑर्गेनेल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। ठीक है, तो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, हर प्रकार की मेम्ब्रेन्स क्या करेंगी? कंपार्टमेंट्स बनाएंगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेपरेट करने का जो प्रोसेस है इसी को कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन। तो जब मेम्ब्रेन होंगी तो कंपार्टमेंट्स बनेंगे, और कंपार्टमेंट्स की वजह से प्रोसेस का नाम क्या पड़ा? कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। समझ में आया? जैसे मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज करवा दूं आपको। जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर यू हैव लाइक दिस इज अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, इस तरह से फैला हुआ है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अलावा आपके पास और भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जैसे मान लो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दूं आपके लिए। लेट्स से यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, तो ये सेल ऑर्गेनेल चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर एक रूम बन गया। सोचो कि अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होता तो सेल ऑर्गेनेल अस्तित्व में नहीं आता। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल को बनाकर रखने के लिए एक लेयर चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर ये लेयर ना हो, सोचो मान लो मैं इस लेयर को हटा दूं, अगर ये लेयर को हटा दूं मैं यहां से, ठीक है, मैं यहां से इस लेयर को हटा देता हूं, इसको भी हटा दिया, तो इसके अंदर जो भी चीजें थी, जैसे यहाँ पे मैं एक पहले एक बनाता हूँ, आओ देखो, पहले मान लो ऐसा है, ठीक, और इसके अंदर कुछ ऐसे भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये लेयर ना होता, अगर अगर ये लेयर ना होता तो इसके अंदर जो भी चीजें थी सब की सब क्या होती? खत्म हो जाती। समझ रहे हो बात? जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया इस तरह से कि ये सेल ऑर्गेनेल है, ठीक, और एंड इट इज कवर्ड विथ अ लेयर। ओके, लेट सपोज मैं इस लेयर को हटा दूं, अगर मैं इस लेयर को हटा दूं तो इसकी जो अंदर की चीजें हैं व्हाइट वाली, वो ब्लू वाले के साथ मिक्स हो जाएंगी। तो सेल ऑर्गेनेल अस्तित्व में नहीं आएगा। सेल ऑर्गेनेल को एग्जिस्ट करना है अगर, देन इट नीड्स सम मेम्ब्रेन जो उसको प्रोटेक्ट करके रखे, और उसके अंदर की जो लिक्विड है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, इसकी वजह से यहां पर एक बाउंड्री बनती है। ठीक है, इस बाउंड्री को हम कंपार्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट। जो कंपार्टमेंट बनने का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। जब तक मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे कंपार्टमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, और ऐसा देखा गया है जो कंपार्टमेंट बनने की जो प्रक्रिया है, जो कंपार्टमेंट बनने का प्रोसेस है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो यही एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर कंपार्टमेंट्स बनते हैं। सेल ऑर्गेनल्स बिहेव एज स्मॉल रूम्स एंड स्मॉल रूम्स आर कॉल्ड कंपार्टमेंट्स। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ा जाए, इसमें और डिस्कशन किया जाए। देखिए, अब बात हो रही है यूकैरियोटिक सेल की, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ये वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट वही है कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनके पास जो न्यूक्लियस है ये काफी अच्छा से डेवलप किया है। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस हैज, ये भी लिख लिया जाए, द न्यूक्लियस हैज फॉलोइंग पार्ट्स। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के। क्या आपको पता है न्यूक्लियस के, जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए उनके नाम लिख लिए जाए। जैसे सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ठीक है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस इज enclosed by a membrane, it is covered by a membrane, that membrane is called nuclear membrane। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसी को हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं।
ठीक है, इसी को न्यूक्लियर एनवेलप या ऑनवेलप भी कहते हैं। एनवेलप बोलो या ऑनवेलप बोलो, ठीक है, जो आपको सही लगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। ऑल राइट। नंबर 2, देखो न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। दैट जेली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जब हम लोग न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, आगे जाकर के हमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना है। तो जब न्यूक्लियस का नंबर आएगा तो तुम लोग पढ़ोगे न्यूक्लियस को 2 क्लासेस में। तो ये सारे पार्ट जो मैं यहाँ लिख रहा हूं उस वक्त उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी आप बस ये याद रखो कि इसके पार्ट्स के नाम क्या है, डिटेल्स आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए अगला नंबर 3, नेक्स्ट होता है क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स। एंड ऐसे ही एक चौथा पार्ट भी होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में एक थिक पार्ट प्रेजेंट होता है, थिक डेंस पार्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो अभी आपका काम क्या है, अभी के लिए आपका काम है कि मैंने जो न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स आपको गिनाए, आपको वो सारे याद करने होंगे। ठीक है, चारों पार्ट्स आपको लर्न करने होंगे। जब समय आएगा तो आपको एक एक पार्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पढ़नी होगी। ठीक है, तो कुछ समय के बाद वो समय भी आ जाएगा जब आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए बस आप नाम को याद रखो, माइंड में डालो। ठीक है, चलिए, ये 4 पार्ट हो गए। अगर इस प्रकार के 4 पार्ट्स आपके न्यूक्लियस में नजर आते हैं तो आपका न्यूक्लियस कैसा है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अगर ये 4 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, और इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूं कि दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसके पास ये 4 पार्ट्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू न्यूक्लियस। क्या कहोगे, ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस। और जो ट्रू न्यूक्लियस है इसी को हम लोग बोलते हैं यू कैरियन। क्या बोलते हैं, यू कैरियन। यू कैरियन मतलब यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसा न्यूक्लियस जो असली वाला न्यूक्लियस हो, ट्रू न्यूक्लियस हो, दैट इज कॉल्ड यू कैरियन। एंड ऐसे सेल्स जिनके पास असली वाले न्यूक्लियस यानी कि यूकैरियोन पाए जाते हैं, ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया थर्ड पॉइंट के बारे में। अच्छा, और क्या होता है इसके अंदर, आइए देखा जाए। तो फोर्थ पॉइंट में ले रहा हूं यहां पर कि इसके पास कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो लेट्स सी। सो मैं लिख सकता हूं कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव, या मैं सिंपल लिखूं दे हैव सम स्पेशलाइज्ड या स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। इनके पास कुछ स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको नाम याद रखना है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के, जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला कुछ स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला था। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला था और जो यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला है, दोनों में थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो दो फर्क क्या है, जब आप यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला को डिटेल में स्टडी करोगे, देन आपको प्रोकैरियोटिक के साथ कंपेयर करवा दिया जाएगा कि फर्क क्या है। ठीक है, और सीलिया तो यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में था ही नहीं। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है दे हैव सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला। चलिए, आखिरी पॉइंट की बात कर ली जाए। तो देखिए, बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक प्रकार से बोल सकते हैं नेकेड था, राइट। डीएनए जो था वो किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं था, एंड उसको सिंगल क्रोमोसोम कह रहे थे। तो यहां पर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। बट यहाँ पर जो डीएनए होता है वो कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाता है, एंड दैट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूं, ये क्रोमोसोम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम कैसे बनता है इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप पॉइंट्स लिख लें। ठीक है, आइए लिखा जाए। तो मैं लिख सकता हूं कि द जेनेटिक मटीरियल, द जेनेटिक मटीरियल
द जेनेटिक मटेरियल इज organized, the genetic material is organized into special structures, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, जब आप न्यूक्लियस पढ़ोगे तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका यूकैरियोटिक सेल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक बार इसको पॉज करिए एंड कॉपी करिए। चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, आओ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स की बात करते हैं। तो डिफरेंस क्या है प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स की बात की गई है, लाइक द फर्स्ट कैरेक्टर इज सेल वॉल। अब आपको पता होगा कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में होता है पर एनिमल सेल में नहीं होता। तो हमें बस यही करना है कि यहाँ प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये फिल कर देना है। तो बताओ, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। एनिमल्स में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से प्लास्टिड्स सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉरी, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। अच्छा, वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में अगर एनसीईआरटी की माने तो नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बड़े छोटे साइज के होते, जो कि नेग्लिजिबल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एब्सेंट, ठीक है। अच्छा, सेंट्रियोल्स प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स बट दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। रिजर्व फूड क्या होगा, देखो प्लांट सेल का जो रिजर्व फूड है दैट इज स्टार्च। प्लांट सेल में क्या होता है, स्टार्च होता है। और एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि मैं वैक्यूल्स की बात कर रहा था। वैक्यूल्स अगर नॉर्मली तो एब्सेंट होते हैं बट इफ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, अगर मान लो कहीं ऐसा रेयर केस में दिख गया तो बड़े छोटे साइज के होंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, बट इफ प्रेजेंट, अगर मान लो प्रेजेंट हुआ गलती से भी, ठीक है, देन दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। मैं वैक्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मली एब्सेंट है। तो ये हो गया आपका एक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, आप एक बार इसको पॉज करके कॉपी कर ले। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच एक डिफरेंस दिखाया गया आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लांट सेल है, दिस इज अ प्लांट सेल, ठीक। प्लांट सेल में कौन कौन से पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं सबसे बाहर में सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ये जो लेयर है आपको नजर आ रही है, ये वाली पूरी लेयर, दिस कंप्लीट लेयर, दिस एवरीथिंग, ये जो सब कुछ दिख रहा है, दिस इज सेल वॉल, ओके। सेल वॉल के जरा अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं यहाँ मार्क करता हूँ, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके भी जब आप अंदर जाएंगे तो आपको साइटोप्लाज्म नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए साइटोप्लाज्म नजर आया, ओके। ये है गया आपका साइटोप्लाज्म, ओके। मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लूं ताकि आपको दिखे आराम से, अरे दिख रहा होगा आई होप, फिर भी चलिए। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। चलिए ठीक, इसके बाद देखिए, और इसके बाद आपको डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स नजर आएंगे प्लांट के अंदर। जैसे ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस आपको नजर आएगा, ये देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, राइट। ये पूरा न्यूक्लियस है। इसके बाद इसके भी सेंटर में आपको न्यूक्लियोलस नजर आएगा। मैंने बताया ना न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स हैं, है ना, तो उसमें से एक पार्ट क्या था, न्यूक्लियोलस। तो थिक पार्ट आपको न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। अब देखिए, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ
कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और फिर इसके साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फर्क है? देखो, रफ वाले में सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेसेस, जिसकी वजह से वो रफ अपीयर करता है। जबकि स्मूथ वाले में कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्मूथ दिखाई पड़ता है। तो रफ और स्मूथ दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एक स्ट्रक्चर, इसका नाम है लाइजोसोम। तो लाइजोसोम क्या करता है? देखो, लाइजोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये क्या करते हैं? ये सेल को किल करने के काम आते हैं। तो ये कुछ 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 स्पेशल कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर सेल अपने आप को किल करता है, एंड दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल। अब वो स्पेशल कंडीशन क्या है, हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे जब उसका समय आएगा। अभी आप बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। सबको, सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स है, लाइक यहाँ देखिए एक डॉट दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो डॉट स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है? ये सब कुछ गैप्स होते हैं सेल वॉल के अंदर, और दीज गैप्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये सब कुछ गैप्स होते हैं, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। गैप है, गैप इन द सेल वॉल, इसको भी पढ़ेंगे जब सेल वॉल पढ़ाऊंगा मैं, तब उसमें आएगा ये, ठीक है। इसके अलावा आपको देखो पेरोक्सिसोम दिख रहा होगा इस तरह से। बस आप नाम के नाम देख लो और यूज टू हो जाओ नाम को देख करके, अच्छा पहचानने की कोशिश करो, कि एग्जाम में आपको ये डायग्राम हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में आपको मिल सकता है डायग्राम, और वहां पर आपको ये लेबलिंग वाला पार्ट खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये जो डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या एम है मेरा यहाँ पर, कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर लेबलिंग आपको दी गई है, ये लेबलिंग आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे कि ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, ये कैसे समझ में आएगा? ये आपको खुद से करना है, ओके। तो ऐसे यहाँ पे दिया, देखो ये वैक्यूल हो गया, ये आपका वैक्यूल है पूरा, ठीक है। ऐसे ये मिडिल लैमेला है, इस तरह से। तो इसको बार बार देखो और दिमाग में इसको विजुलाइज करो कि कौन सा पार्ट कहाँ है, बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ड्रॉ करके नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो लेबलिंग वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। पास में एक और सेल है, ये देखो, ये है एनिमल सेल। तो अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, तो इसमें आपको एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही होगी कि सेल वॉल जो है यहाँ पर प्रेजेंट था और यहाँ सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। तो आपको मैंने जो चीजें बताई पीछे, जैसे पीछे आते हैं, आओ, मैंने बोला सेल वॉल है, ठीक है। अब बताओ प्लास्टिड्स कहां पर प्रेजेंट है? तो प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। जरा ढूंढिए प्लास्टिड किधर लिखा है, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड एग्जैक्टली यहाँ लिखा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो ये सारी की सारी जो प्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। एनिमल में कोई क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वाला। ठीक ऐसे ही आप देखो यहाँ पर थर्ड में लिखा था वैक्यूल। वैक्यूल आपको क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखो वैक्यूल, ये देखो वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही, सॉरी, ऐसे ही सेंट्रियोल देखो, ये इस बार एनिमल में प्रेजेंट है, ठीक है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल, ये देखो सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट है। दीज स्ट्रक्चर्स वी आर कॉल्ड सेंट्रियोल, ये वाला भी है। ये क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल में होता है, प्लांट में कोई सेंट्रियोल नहीं था, ठीक है। यहाँ भी आपको ये देख सकते हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स है, देखो न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कवरिंग है जिसको कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और न्यूक्लियस के बीचों बीच यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, यह न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुड बी स्मूथ और रफ। अगर उनके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं देन दे आर कॉल्ड स्मूथ, नहीं, दे आर कॉल्ड रफ। अगर उनके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं देन दे आर कॉल्ड रफ, और अगर उनके सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट है देन दे आर कॉल्ड स्मूथ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीजों का। ये रहा गोल्गी अपैरेटस यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे सब कुछ हम लोग। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस मतलब बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई।
सिमिलरली यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, सारे स्ट्रक्चर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। ये हो गया प्लांट सेल और एनिमल्स। अब आप ध्यान रखना कि बोथ ऑफ देम आर टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, ठीक है, तो बोथ ऑफ देम, बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स, बोथ आर, बोथ आर यूकैरियोटिक्स, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में, एक बार जो भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है एक बार खोल के देख लीजिए वहां पर, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स मतलब आपको क्या क्या मिलेगा उसके अंदर। अपने पीछे डायग्राम में देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे क्या था, लाइक यहाँ पे था आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 पार्ट्स आते हैं, अगर मैं लिखूं यहाँ पूरा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 पार्ट्स, ठीक है। तो क्या क्या है, जैसे कि इस बार जैसे कि 2023 नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन से नहीं है, तो मैं चारों पार्ट्स के नाम लिख रहा हूं, क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ईआर बोलते हैं शॉर्ट में। और दूसरी बात कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अनदर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ क्यों बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड स्मूथ बिकॉज इसके सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट है, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। जबकि इसको रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये रफ नजर आता है, ऊपर वाला स्मूथ नजर आता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेकेंड वाला हो जाएगा आपका गोल्जी या गोल्गी या गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सारे एक ही हैं। चलिए इसके बाद आता है वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल्स, और लास्ट में होते हैं लाइजोसोम्स, ठीक है। तो ये चारों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम क्यों बनाते हैं, क्योंकि सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। जब इनको हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये क्या कनेक्शन है इनके बीच, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन दे फॉर्म अ सिस्टम, और ये सिस्टम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको पढ़ने हैं। तो आप इमेजिन करिए हम लोग जब यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किए हैं तो हमारा काम क्या होगा, हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक दिन सेल वॉल, फिर एक दिन पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है, फिर पढ़ेंगे ये ऐसे करके इनको सारा पढ़ना है। तो आप सोच सकते हो चैप्टर कितना बड़ा है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, हमको एक एक लाइन कवर करनी है, एनसीईआरटी की भी साथ में है ना, तो हम लोग को ये सारा पढ़ना है। इतने सारे लेक्चर्स आपको पढ़ने होंगे सारे के सारे, तब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जब आप यहाँ पहुंच जाओगे चैप्टर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यही सारा करके पढ़ना है, ठीक है। तो आज आप बस ये एक ले रहे हो कि आइडिया ले रहे हो कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस चीज को भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है अपना, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। देखो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर मैंने यहाँ बना रखा है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ठीक है, ये पीछे भी हम लोग देखेंगे एक बार फिर से, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ये क्या है एग्जैक्टली exactly, आपको पहले समझना पड़ेगा फिर ये आपको समझ में आएगा। आइए स्टार्ट किया जाए सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन से हम क्या समझते हैं, पहले लिख लेंगे कि ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके 2 नाम और भी हैं। क्या क्या नाम है, तो यार एक नाम है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड एक इसका और नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो कुल मिलाकर इसके 3 नाम है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। चलिए दूसरी बात, जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसकी जब डिस्कवरी हुई थी
तो उतना अच्छा से कुछ क्लियर स्ट्रक्चर हमको नजर नहीं आया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है और इसमें और भी डेवलपमेंट होता है। लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद 10-20 साल तक उसमें डेवलपमेंट होता है। 1950s के जमाने में, ठीक है, 1950s के जमाने में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलग अलग एडवांस तरीके आ गए, मतलब अलग अलग एडवांस टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गए थे। और जब एडवांस टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे तो उनके अंदर जब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा गया तो पाया गया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ही स्पेशल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम एक लाइन में लिखना चाहेंगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, या आफ्टर द, चलिए लिखा जाए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स इन द 1950s, ठीक है। 1950s मतलब 1950 से 60 के बीच, 1950 से लेकर 1959 तक, ठीक है। 1950s आफ्टर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, दोनों कर लेंगे, एंड डेवलपमेंट, डिस्कवरी भी हुई और डेवलपमेंट भी हुआ अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, तो जब ऐसा हो गया तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर नजर आया, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the detailed structure of plasma membrane was observed, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या पाया गया है उसके अंदर, वही हम लोग को नेक्स्ट लिखना है। पाया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाई लेयर से बना गया है। आइए लिखते हैं इसको भी। इट वाज ऑब्जर्व, या इट वाज फाउंड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट वाज फाउंड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस चीज से बना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, किस चीज से बना है, लिपिड बाइलेयर से बना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, जैसे कैसा दिखेगा, देखिए इस तरह से। मान लीजिए मैं ऐसे बनाऊं एक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से, सैंडविच जैसा सोचो आप। दो ब्रेड है, एक ऊपर ब्रेड है और एक नीचे ब्रेड है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक लेयर है, ठीक है, ये एक लेयर है। और ये जो लेयर है इट इज मेड ऑफ लिपिड, दिस इज मेड ऑफ लिपिड। और ये भी किससे बना है, लिपिड से बना है। तो दोनों ही लिपिड से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड से बने हुए दो लेयर्स, दोनों को मिलाकर क्या कहोगे, लिपिड बाइलेयर। तो पाया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इट इज मेड ऑफ टू लिपिड लेयर्स, उसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, तो आइए वो भी लिख लिया जाए। प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन, इन बिटवीन द लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड बाइलेयर आपके पास है इसके बीच में, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे बनाऊं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, मैं कहूं कि ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। दिस इज प्रोटीन, ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लिपिड लेयर्स, ठीक है। दो लिपिड के बाई लेयर के बीच में, लिपिड के बाई लेयर के बीच में प्रोटीन पाए जाते हैं, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इसकी और भी स्टडी की गई तो एक एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा है कि आरबीसी के ऊपर स्टडी की गई, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, और पाया गया कुछ कॉम्पोजिशन जो आपको याद करना है, ठीक है। तो पाया गया, क्या पाया गया लिखते हैं आइए। तो ह्यूमन आरबीसी was studied,
was studied and its plasma membrane was found to, ऐसे लिख लेंगे, and its plasma membrane had, ऐसे लिख लो, had द फॉलोइंग, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ पाया गया, ठीक है। तो ह्यूमन आरबीसी वाज स्टडीड एंड इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। जो इंसान के आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंसान के आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये कॉम्पोजिशन पाया गया। कॉम्पोजिशन का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो पाई गई, ठीक है। तो पाया गया कि इंसान के आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन है, इंसान के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो कितने हैं, वो है 52%, ठीक है। और इंसान के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं वो है 40%, ठीक है। ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बचा हुआ जो 8% है उसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, कंपाउंड लिपिड्स हैं, बहुत सारी चीजें, मिक्सचर है लिपिड और प्रोटीन्स का, सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपको डेटा याद रखना है कि इतना इतना होता है, ठीक है। चलिए एक बार ये सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन है, एक बार इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। तो आपने पढ़ा अभी कि लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं और वही हमें पढ़ना है। तो ये दो प्रकार के क्या क्या होते हैं, देखिए, एक होता है ऐसा प्रोटीन जो कि सरफेस पर पाया जाता है, और एक प्रोटीन ऐसा होता है जो लिपिड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आइए बनाया जाए। तो पहले मैं दो स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। तो जैसे मान लो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो ये है आपका लिपिड बाइलेयर, सही है, ये है लिपिड बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर के अंदर में, यहां पर, लिपिड बाइलेयर के अंदर में यहां पर, यहां कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसा, ठीक। एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर मान लो ऐसा है, ऐसा है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है। इस तरह का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना दिए हैं, आइए एक एक करके सबको देखा जाए। देखिए, अब अगर कुछ ऐसा नजर आए जो बाहर ज्यादा है अंदर कम है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं कि ये देखो ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से अंदर है, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली बरिड, बरिड मतलब अंदर धंसा हुआ है, गड़ा हुआ है, किसके अंदर, लिपिड बाइलेयर के अंदर। तो प्रोटीन दो प्रकार के हैं, एक प्रोटीन ऐसा है जो अंदर है, और एक प्रोटीन ऐसा है जो बाहर है, ठीक है, अंदर भी है बाहर भी है। तो आपको जब ऐसा नजर आ जाए कि अंदर भी है और बाहर भी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ज्यादातर पार्ट क्या है, अंदर है या बाहर है, उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है क्या वो अंदर में है या बाहर में है। जैसे आप इसको देखो, देखो इसके कुछ पार्ट, ये देखो ये जो पार्ट यहां पर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या है, अंदर है कि बाहर है, बाहर है ना। ये पार्ट अंदर है, नहीं ये पार्ट बाहर है, और इसका जो मैक्सिमम पोर्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज इनसाइड, ओके। तो अगर ऐसा हो जाए कि मैक्सिमम पोर्शन इसका अंदर रहे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो मैक्सिमम पोर्शन की बात करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ प्रोटीन अगर अंदर पाया गया तो इसको इंट्रिंसिक बोलेंगे, ठीक है। और अगर मैक्सिमम पोर्शन, ये देखिए इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है बाहर है, देखो बाहर है, इतना यहां बाहर है, इतना यहां पर भी बाहर है, देखो यहां भी बाहर है और यहां भी बाहर है। तो इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो बाहर की तरफ है, अंदर में थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो ज्यादातर पोर्शन इसका बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है, अधिकतर पोर्शन बाहर की तरफ। ऐसे प्रोटीन्स को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अगर अधिकतर पोर्शन अंदर की तरफ हो, जैसे इस केस में देखो ये वाला पोर्शन, ये सारे अंदर की तरफ है,
तो अधिकतर पोर्शन अगर अंदर हुआ तो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक, और अगर अधिकतर पोर्शन बाहर हुआ तो बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। समझ गए बात? ठीक है, तो इसको थोड़ा हटाते हैं गंदा को, रुको, आइए इसको लिखा जाए। एक मिनट रुकिए। हाँ, चलिए लिखते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, देयर ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या? फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, सिमिलरली जो अधिकतर पोर्शन अगर बाहर की तरफ हो तो हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इसी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल शब्दों में लिख देता हूं। देखो, इफ द मेजर पार्ट मतलब अधिकतर हिस्सा, इफ द मेजर पार्ट ऑफ प्रोटीन lies inside इनसाइड द लिपिड बाइलेयर, अगर मेजर पार्ट इसका लिपिड बाइलेयर के अंदर लाई करता है, अंदर पाया जाता है, लाइज इनसाइड द लिपिड बाइलेयर, if the major part of the protein lies inside the lipid bilayer, then then it is called, then इसको क्या कहोगे? then it is called intrinsic protein, intrinsic। इसको या तो आप इंट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हो, ठीक है, प्रोटीन लिखा है मैंने शॉर्ट में, ठीक है, या फिर आप इसी को इंटीग्रल प्रोटीन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऐसे लिखें कि इफ द मेजर पार्ट, if the major part of the protein lies outside, इसका अगर अधिकतर हिस्सा बाहर की तरफ है, आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर, आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर, अधिकतर हिस्सा लिपिड बाइलेयर के बाहर है, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहोगे? अगर इसका अधिकतर हिस्सा लिपिड बाइलेयर के बाहर है, देन इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब यहां से पहचानिए कि कौन सा इंट्रिंसिक है, कौन सा एक्सट्रिंसिक है। देखिए ये क्या है, ये लिपिड का लेयर है ना, तो ये लिपिड बाइलेयर है, ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर लिपिड बाइलेयर है। ठीक, अच्छा अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये क्या हो गया, ये वाला, ये तो पूरी तरह से अंदर है, राइट, तो ये क्या है, इंट्रिंसिक है, ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। बताओ ये भी क्या है, इसका जो अधिकतर हिस्सा है, देखो मेजर पार्ट, देखो यहां से लेकर यहां तक बड़ा पोर्शन अंदर है, थोड़ा सा पोर्शन बाहर है ना, थोड़ा सा पोर्शन बाहर, हल्का सा, इतना सा बाहर। तो यार इसका जो मेजर पार्ट है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड बाइलेयर, एंड दैट्स व्हाई ये भी किसका एग्जांपल हो गया, इंट्रिंसिक का एग्जांपल हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, इसी तरह से ये देखो, इसका जो मेजर पार्ट है यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से यहां तक, देखो इतना सारा पार्ट बाहर है और इतना सा पार्ट अंदर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, नहीं सो क्या बोलोगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। समझ गए? तो इस तरह से आपको समझना है चीजों को कि अगर अधिकतर पार्ट अंदर की तरफ है तो इंट्रिंसिक, अगर अधिकतर पार्ट बाहर की तरफ है तो एक्सट्रिंसिक, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कहां से बोलना है, काटना है? तो अगर इसका मेजर पार्ट बाहर की तरफ है तो एक्सट्रिंसिक, और अगर इसका मेजर पार्ट अंदर की तरफ है तो इंट्रिंसिक। ठीक है, तो ये दो प्रकार के प्रोटीन हो गए। एक बार इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसके अंदर देखो दो पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, आइए थोड़ा देखा जाए ढंग से। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये वाला, ये है शुगर।
ठीक है, शुगर मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो आपने पढ़ा था ना कि थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो वही वही वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर यहाँ देखो आपको नजर आ रहा है प्रोटीन, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रोटीन, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला है, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रोटीन। तो ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन तो होता ही है, प्रोटीन आपने पढ़ा कि दो प्रकार के प्रोटीन है, कुछ पार्ट प्रोटीन का अगर अगर मेजर पार्ट प्रोटीन का बाहर है तो उस प्रकार के प्रोटीन को क्या कहोगे, उस प्रकार के प्रोटीन को आप कहोगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। सो दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, समझ रहे हो बात। देखो अंदर में अगर इसका मेजर पार्ट है तो इसको क्या कहते थे, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, अच्छा, ऐसे यहां देखो यहां पर क्या लिखा है, ये है कोलेस्टेरॉल, तो यहां पर है आपका कोलेस्टेरॉल, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, दिस इज कोलेस्टेरॉल। ओके, तो कोलेस्टेरॉल है एक फॉस्फोलिपिड, दो प्रकार के यहाँ पे आपके पास होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ लिपिड्स। एक होता है आपका फॉस्फोलिपिड, एक होता है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, और एक होता है कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, ठीक है। अगर आप फंक्शंस वाइज बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का जो फंक्शन है वो होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मैं अगर लिखना चाहूं कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, मेन यही चीजें हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक। और फॉस्फोलिपिड्स प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी, ठीक है, तो प्रोवाइड्स फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइडिटी। ये क्या लिखा है, फ्लूइडिटी, मैं थोड़ा सा क्लियर लिखूं, रुकिए, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब, फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लूइड नेचर, फ्लो करने की एबिलिटी। एक्चुअली होता क्या है कि फॉस्फोलिपिड्स के पास बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है, आपको बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अनसैचुरेशन की वजह से जो लिपिड्स होते हैं, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स, समझ लीजिए अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूं, ठीक है। डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले फैटी एसिड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो इससे क्या होता है, लिक्विड नेचर ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो फैटी एसिड्स कैसे हो जाते हैं, लिक्विड नेचर के हो जाते हैं, ठीक है। लिक्विड नेचर मतलब वो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, और फ्लो करने की टेंडेंसी को हम फ्लूइड नेचर कहते हैं या फ्लूइडिटी कहते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या होते हैं, इसी प्रकार के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिनकी वजह से फॉस्फोलिपिड्स फ्लो कर सकते हैं, और ये फ्लो करने वाला नेचर क्या कहलाता है, फ्लूइडिटी, ठीक है। तो दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी, समझ में आया बात। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब दो चीजें याद रखो, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी, फॉस्फोलिपिड्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी, ठीक है। चलिए इसके बाद ये सारी चीजों को भी नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेचर ऑफ बाइलिपिड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो बाइलिपिड मॉडल है उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया जाए, क्या मेरे पास और पेज है, हाँ एक पेज और है, चलिए ठीक है सही है, आइए लिखा जाए। तो देखो सेल मेम्ब्रेन का बाइलिपिड मॉडल, ठीक है। मैं अगर जब बाइलिपिड मॉडल की बात कर रहा हूं तो आई कैन राइट दैट द सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन हैज टू लेयर्स ऑफ लिपिड, दो लेयर्स हैं लिपिड के, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई लिपिड या बाई लेयर मॉडल, ऐसे कर लो बाई लेयर या बाई लिपिड, बाई लिपिड लेयर लिखो सिंपल, बाई लिपिड लेयर, ठीक है। तो ये लिपिड्स होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक उसमें पार्ट होता है पोलर पार्ट और एक होता है नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। एक होता है पोलर पार्ट और एक होता है नॉन पोलर पार्ट, क्योंकि दोनों पार्ट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो इस प्रकार के लिपिड को हम एम्फोटेरिक लिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक, आओ लिखते हैं इसको भी, दिस टाइप ऑफ लिपिड, लिख लो, दिस टाइप ऑफ लिपिड, ये ऐसा करो, द लिपिड प्रेजेंट हियर
द लिपिड the lipid present the lipid present in cell membrane are cell membrane are amphoteric amphoteric in nature amphoteric शब्द का क्या मतलब है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है, एम्फो मतलब दो, ठीक है, मतलब इसमें पोलर भी है नॉन पोलर भी है, दोनों है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब बोथ, ऐसे लिख लो, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर नेचर, पोलर एंड नॉन पोलर इन नेचर। तो यहाँ पे जो लिपिड्स हैं ये दो प्रकार के नेचर को कैरी करते हैं, पोलर भी हो सकता है नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है, इसी को एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे समझो, पोलर वाले के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पोलर वाले के लिए आई कैन राइट हाइड्रोफिलिक, ठीक है, पोलर मतलब क्या लिख लेंगे, पोलर के लिए मैं लिख सकता हूं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, एंड नॉन पोलर मतलब आप याद रखो हाइड्रोफोबिक, जो वाटर के साथ रिएक्ट करे वो पोलर, क्योंकि वाटर खुद पोलर है ना, तो जो वाटर से रिएक्ट करता है वो पोलर होता है, आप जानते हैं। जैसे अभी लेते हैं, रुको, और जो वाटर से रिएक्ट नहीं करता वो नॉन पोलर होता है या फिर हाइड्रोफोबिक होता है, आप ऐसे याद रखो। जैसे एक एग्जांपल याद रखो, जैसे NaCl है मान लो, अगर आप NaCl को ब्रेक करोगे, आयनाइज करोगे, आयन में तोड़ोगे, तो NaCl विल गिव यू Na प्लस एंड Cl माइनस, सही बात है, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वाटर को तोड़ोगे ना आयन में, तो आपको मिलेगा H प्लस एंड OH माइनस। तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको दो पोल्स नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। तो अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नजर आता है तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल इज पोलर। तो पाया गया है कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर से इंटरैक्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। जैसे यहां देखिए, NaCl को अगर आप पानी में घोलेंगे तो पानी से घुल जाएगा, पानी के अंदर है ना, घुल जाएगा वो। तो वो क्या है, पोलर, और पोलर लाइक डिजोल्व्स लाइक, पढ़े होगे आपने, पढ़ा होगा ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब पोलर चीजें पोलर चीजों में घुल जाती हैं, ठीक है। NaCl पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो NaCl वाटर में घुल जाएगा, पोलर चीजें दूसरी पोलर चीजों में घुल जाती है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, है ना, सेम टाइप की चीजें, पोलर और पोलर आपस में घुल सकते हैं, ठीक है। तो पानी क्या है, पोलर है, तो पानी के साथ जो घुल जाता है या पानी से जो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, वो भी पोलर ही होगा। और ऐसी चीजों को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हुआ, फिल मतलब होता है एफिनिटी, ठीक है, फिल मतलब टू लव, टू लव, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एफिनिटी, एफिनिटी मतलब रिएक्ट करने की चाहत, ठीक है। तो वाटर से रिएक्ट करने की चाहत जिसके पास होती है वो है हाइड्रोफिलिक, क्या, ठीक है। और जो वाटर से दूर भागता है, फोबिया है, जिसको डर है वाटर से, फोबिया है, फोबिक, ठीक है, तो ये क्या होता है, फोबिया, ठीक है, तो ये क्या है, वाटर से दूर भागेगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। जैसे मान लो तेल है, ऑयल है, तो ऑयल को अगर आप पानी में डालोगे तो ऑयल और पानी आपस में मिक्स नहीं होंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, दोनों आपस में मिल नहीं सकते, रिएक्शन नहीं होगा। तो जो वाटर से दूर भागे, जो रिएक्ट ना करे, दैट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो दो प्रकार की चीजें हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक को हम क्या कह रहे हैं, पोलर, और हाइड्रोफोबिक को क्या कह रहे हैं, नॉन पोलर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, पोलर और नॉन पोलर, दोनों चीजें अगर एक साथ आ जाए और एक ही मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट हो, तो हम उस प्रकार के मॉलिक्यूल को एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं किस नेचर के हैं, वो हैं एम्फोटेरिक नेचर के, क्योंकि उनमें पोलर भी चीज भी प्रेजेंट है और नॉन पोलर चीज भी प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, तो मैंने क्या लिखा है, लिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आइए, तो मैं यहां पर एक सेल बना रहा हूं,
मान लो मैंने एक सेल बनाया इस तरह से, ठीक है, और ये सेल का लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है ये, सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है, और आसपास में यहाँ पे देखो वाटर है। सोचो यहाँ पर आसपास में, आसपास का मीडियम है कुछ इस तरह से, मैं आसपास इसके लेयर बना दे रहा हूँ कुछ। आसपास क्या है, वाटर है, वाटर सोचो, ठीक है, इस तरह से वाटर है, मान लो बहुत सारे, इस तरह से पानी है, बहुत सारा पानी है आसपास, ठीक है, इस तरह से पानी ही पानी है, तो अंदर ही पानी है, बाहर ही पानी है, यहाँ ही पानी है, तो ये थोड़ा पानी अलग टाइप का बना लिया जाए, यहाँ भी पानी है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इस तरह से पानी ही पानी है, ठीक है, ठीक, चलिए अब देखिए क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन, ये आपको नजर आ रहा है सेल मेम्ब्रेन, जब आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ नजर आएगा। जैसे हम यहाँ पर अगर डिटेल में आपको बना के दिखाएं, फॉर एग्जाम्पल ये लेयर थोड़ा सा पतला बनाते हैं, ये इसमें इस तरह से ऐसा, ठीक है, ऐसा पूरा होगा, मतलब पूरा का पूरा जो सेल मेम्ब्रेन ना आपका, ऐसे ही बना हुआ है, ऐसी चीज ऐसे ही बना हुआ, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से, हर जगह से, ठीक है। तो अब इतना डिटेल में हम लोग को नहीं बनाना, बनाना है भी नहीं, ठीक है, आपको बस चीज को समझना है, फैक्ट को, कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो आप चाहें तो पूरा यहाँ तक मैं ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा गोल पूरा भर लीजिए, इस तरह के स्ट्रक्चर से यहाँ भी बना लीजिए, ठीक है, बैठ के बनाइए आप, ठीक है, मैं नहीं बना रहा अभी। फिलहाल मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर हम एक छोटा सा पोर्शन कट करें, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इतना पोर्शन कट करके बाहर देखता हूँ, जस्ट सपोज, तो मुझे क्या नजर आएगा, तो मुझे दो लेयर नजर आएंगे इस तरह से। पहली बात तो ये एक लेयर नजर आ रहा है ऐसे, ये वाला लेयर देखो, ये लेयर, ठीक है, और इसके नीचे ये वाला लेयर, राइट, ठीक है, ऐसे दो लेयर है, ठीक है। ये जो दो लेयर्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए, यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए, समझ रहे हो, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ना, यही स्ट्रक्चर्स मिल मिलकर पूरे सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर मिलते हैं जब, तो पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन बन जाता है, ये स्ट्रक्चर, इसको मैंने डिटेल में दिखा दिया। अब अगर आप इसको भी डिटेल में देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, आइए देखा जाए। जैसे यहां देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड पोलर हेड। ये क्या है, हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेड जैसा है देखो, ठीक है, और इसको क्या बोला गया, पोलर। पोलर क्यों बोला गया, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है, वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है, तो ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, ये है हाइड्रोफिलिक, समझ रहे हो बात। तो जो पोलर हेड है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ओके। सिमिलरली ये देखो, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो पोलर हेड, ये भी पोलर हेड है ना। तो पोलर हेड का लोकेशन पे ध्यान देना, पोलर हेड जो कि हाइड्रोफिलिक है, ये कहां कहां पर प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो पोलर हेड है, ये बाहर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, यहां पर देखो, आप लोकेट करो, यहां पर प्रेजेंट है साइड में, और यहां भी साइड में, बीच में कुछ और प्रेजेंट है, तो बीच में क्या है, देखो ये देखो बीच का पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है, ठीक है, ये बीच का पोर्शन देखो, ये जो बीच का पोर्शन है, यहां पर ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टेल, इनको क्या कहते हैं, टेल। तो ये क्या है, नॉन पोलर टेल, ये क्या है, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। क्योंकि ये नॉन पोलर है तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वाटर से दूर भागते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो ये हो गए हाइड्रोफोबिक, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक टेल, क्योंकि नॉन पोलर और पोलर दोनों चीजें ही एक साथ प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए इस प्रकार के मॉलिक्यूल को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। आप एक काम करो, पहले यहां तक कॉपी करो, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, पॉज करके कॉपी करो।
चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए तो अब देखिए जो स्ट्रक्चर पीछे हमने बनाया था वैसे ही रिक्रिएट कर लिया जाए एक बार दोबारा से। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं, आइए। जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। इसके बाहर एक और लेयर बना लो इस तरह से। ओके, इस तरह से बन गया। चलो ठीक। अब इसमें पतले पतले इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आओ। जैसे एक बार ये स्ट्रक्चर्स पूरे सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। आप कहीं भी बना लो इसको, हर जगह ऐसा आपको मिलेगा इस तरह के स्ट्रक्चर्स। तो देखो इसके बाहर और इसके अंदर क्या है। लाइक मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दिस एरिया लाइक इफ यू हैव अनदर सेल हियर, मान लो एक और सेल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक और सेल है, इस तरह से सेल ही सेल है, बहुत सारे सेल्स है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका एरिया है ये वाला, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला ये जो एरिया है दो सेल के बीच का एरिया, राइट। दो सेल के बीच का एरिया है, ये देखो एरिया, ये दो सेल के बीच का एरिया है। तो जो दो सेल के बीच का एरिया है इट इज फिल्ड विद इंटरसेलुलर फ्लूइड। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, इंटरसेलुलर फ्लूइड है। यहाँ पर क्या है, इंटरसेलुलर फ्लूइड है, इंटरसेलुलर फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। अच्छा अब आप इसके अंदर देखोगे, अगर लाइक इसके अंदर मान लो यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर ठीक है, इस तरह से इस तरह से यहाँ पर। तो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है इस तरह से, है ना। इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, ओके। तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है ऐसे इस तरह से, तो ये जो फ्लूइड है ये क्या है, ये जो फ्लूइड है अंदर वाला फ्लूइड, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म बोल दो आप, इंट्रासेलुलर ही बोल सकते थे, सिंपल बात करते हैं हम, चलो। दिस इज साइटोप्लाज्म, राइट। तो मेरे पास ये रहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो देखो यार इधर ध्यान देना, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस एरिया में, यहां देखो, यहां पर देखो, और एक बार यहां देखो इस एरिया में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ भी फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड, ठीक। और यहां भी फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड। तो फ्लूइड को फेस कौन कर रहा है, दोनों साइड से ही फ्लूइड को फेस करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो है ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर इधर से फेस कर रहा है फ्लूइड को, और यहां से फिर फ्लूइड है इसके पास, तो यहां भी फ्लूइड को कौन फेस कर रहा है, हेड। तो हेड क्या है, हेड, पोलर हेड जो है ये हमेशा इसका लोकेशन फ्लूइड की तरफ ही होता है, ठीक है। जबकि टेल को देखो, देखो टेल है, ये रहा टेल, है ना। टेल कहां पर है, टेल हमेशा फ्लूइड से दूर है। फ्लूइड कहां कहां है, यहां भी फ्लूइड देखो, फ्लूइड यहां भी है, फ्लूइड यहां भी है। तो फ्लूइड को हमेशा कौन फेस कर रहा है, क्या टेल का भी फ्लूइड को फेस कर रहा है, नहीं, आंसर है नहीं। फ्लूइड को हमेशा फेस कर रहा है हेड, पोलर हेड, ठीक है। तो वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं द पोलर हेड, पोलर हेड ऑलवेज फेस, फेस द, polar head always faces the liquid या fluid portion, लिक्विड पार्ट या लिक्विड पोर्शन, ठीक है। तो पोलर हेड हमेशा फ्लूइड की तरफ, लिक्विड की तरफ ओरिएंटेड है। जैसे कि यहां भी फ्लूइड, बाहर ही फ्लूइड है, अंदर ही फ्लूइड है, यहां भी फ्लूइड है, यहां भी फ्लूइड है, फ्लूइड की तरफ पोलर हेड हमेशा प्रेजेंट रहता है। और जो टेल है एंड द नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल रिमेन्स अवे फ्रॉम, ये दूर रहता है, रिमेन्स अवे फ्रॉम द लिक्विड पोर्शन, ठीक है। ये हमेशा लिक्विड पोर्शन से दूर रहता है, ठीक है। ओके तो अब देखो अब क्या है, ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आया बाइलिपिड लेयर, ठीक है। एक काम करो, पहले यहां तक आप लोग पॉज करें, कॉपी करें, फिर एक चीज और समझाता हूं मेरे को। पॉज करें, कॉपी करें, चलिए। तो अब एक चीज और समझा दिया जाए यहां से। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस मॉडल, द लिपिड बाइलेयर मॉडल, the lipid bilayer model ensures that
द नॉन पोलर टेल remains protected remains protected नॉन पोलर टेल जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर remains protected from, किससे प्रोटेक्टेड रहेगा? फ्लूइड से। बीच में कोई फ्लूइड नहीं है, यहाँ फ्लूइड है और यहाँ फ्लूइड है। दोनों को, फ्लूइड को कौन फेस कर रहा है? फ्लूइड को हमेशा फेस कर रहा है हेड, टेल फेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो नॉन पोलर टेल रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। एक्वस मतलब वाटर या फ्लूइड, एक्वस एनवायरमेंट। नॉन पोलर टेल हमेशा ही एक्वस एनवायरमेंट से दूर रहता है। ये चीज कौन इंश्योर कर रहा है? ये चीज इंश्योर कर रहा है ये लिपिड बाइलेयर मॉडल। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको पॉज करके कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट, अब यहां से हम लोग जो आज पढ़े हैं, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें, उसके पहले एक एनिमेशन आप देख लीजिए। आइए देखिए, ये है यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है ये। आइए क्या करके देखा जाए इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, अगर ये एनिमल सेल है मान लीजिए, तो जो आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ये प्लांट सेल होगा तो इसके ऊपर एक और लेयर होगी, दैट इज अ सेल वॉल। ओके, अच्छा इसके अंदर क्या भरा है? तो इमेजिन करिए फिर से एक बार, ये एक आलू है, फिर से वही चीज आलू है, और आप आलू को ऐसे काट रहे हैं। जब आप आलू को ऐसे काटेंगे तो इसके बाहर का लेयर नजर आएगा, उसके अंदर के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है हम लोग वही देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको अंदर क्या नजर आ रहा है? आपको अंदर नजर आएगा साइटोप्लाज्म। ये देखिए, तो अब यहाँ पर आपको इसके अंदर जो लिक्विड भरा है साइटोप्लाज्म नजर आएगा। इसके बीचों बीच आपको ये न्यूक्लियस नजर आएगा। तो ये जो चीज है न्यूक्लियस, ये बीच में आ जाएगी। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस, बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और फिर ये राइबोसोम्स स्कैटर्ड रहेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए रहेंगे। ठीक है, फिर सेंट्रियोल्स है एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, सेल डिवीजन करवाएंगे ये लोग। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं गोल्गी बॉडीज हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए, और फिर डिफरेंट टाइप से लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद साइटोस्केलेटन है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए आपके यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग की। तो हमने आज जो भी पढ़ा है एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं और क्लास को एंड करते हैं। आइए एक बार स्टार्ट किया जाए एनसीईआरटी से। तो देखिए, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो द यूकैरियोटिक सेल्स मतलब यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 5 किंगडम है, तो 5 में से अगर किंगडम मोनरा को निकाल दिया जाए तो बचे कौन? ये 4 बचे, तो वही 4 यूकैरियोट्स। राइट, आगे देखिए, इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, अलग अलग मेम्ब्रेन्स होते हैं जिससे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को हम कंपार्टमेंट्स कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। वही बात है। तो देखो, यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus। इसमें जो न्यूक्लियस है ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डेवलप्ड है। ठीक है, अच्छे से वेल डेवलप्ड है। इसके 4 पार्ट्स मैंने आपको लिखवाए। इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन है? 4 पार्ट्स है इसके अंदर, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, उसमें और भी चीज बोली गई, न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है, और भी बहुत सारी चीज होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है ना। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Locomotory structures क्या क्या हैं आपके पास? सीलिया, फ्लैजुला है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स में आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन्स पढ़ना होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल से आपके फिर और भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बहुत सही। आगे देखो, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सब सेम नहीं होते। जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस हमने एक डिफरेंस पढ़ा था, याद करो, है ना। अच्छा, तो फॉर्मर मतलब पहले वाला, कौन पहले वाला? प्लांट वाला पहला नाम लिखा है, तो मैं यहाँ पे प्लांट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो प्लांट वाले सेल हैं, प्लांट सेल, इनके पास सेल वॉल्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, ये सब एनिमल सेल में नहीं होते। वैसे ही एनिमल सेल में क्या होता है? तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, विच आर एब्सेंट इन ऑल द प्लांट्स।
इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि प्लांट सेल में स्टार्च स्टोर होता है, एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर फिर से ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप फिर से वही, ये तो मैं दिखा चुका हूँ आपको एक बार, राइट, वही वाली सारी चीजें हैं। तो इसमें आप लोकेशन ध्यान रखना कि किस लेबलिंग जो होती है, कौन सा ऑर्गेनल कहाँ पर प्रेजेंट है, किसके बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नया है नहीं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज की क्लास में ही। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, एक बार एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस करें इसको। नेक्स्ट देखिए, तो उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में रीडिंग दी गई है, आइए एक बार रीड कर लेते हैं इसको भी। सॉरी, चलिए तो स्टार्ट किया जाए एनसीईआरटी रीडिंग करना। देखिए, लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स। देखिए इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं सबको एक एक करके स्टडी करना है। सबसे पहला नंबर है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो नंबर 1 देखिए, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। 1950 के दशक में इसको अच्छे से डिस्कवर किया गया, डिस्कवर नहीं बोलेंगे, इसको अच्छे से देखा गया। ठीक है, इसको और भी अच्छे से क्लियरली देखा गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्लियरली कब देखा गया, 1950s के जमाने में। क्यों, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी और उसमें और भी एडवांसमेंट हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लियर पिक्चर नजर आता है, एंड दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर्स क्लियरली नजर आए। ठीक है, मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी की भी स्टडी हो रही थी उस वक्त। ठीक है, तो आरबीसी जो स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और आरबीसी के अंदर पाया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन स्टडीज से क्या पता चला, देखो दीज स्टडीज शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स है, और ये लिपिड्स कैसे कैसे थे, बाई लेयर के रूप में थे। दो लेयर थे, ऊपर और नीचे, बीच में कौन था, प्रोटीन। ठीक है, ऑल्सो लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड। याद करो अभी स्ट्रक्चर पढ़े थे इस तरह का। ठीक है, तो पोलर हेड हमेशा बाहर, ये पोलर हेड है, ये बाहर की तरफ होता है, लिक्विड को फेस करता है। और जो टेल होता है ये लिक्विड से दूर रहता है। तो जो लिक्विड को फेस करता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक या पोलर। ठीक है, और जो लिक्विड से, ये दोनों लिक्विड से दूर हैं, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर। सही है, चलो उसके बाद देखो, तो देखो यहाँ पे एक लाइन है, दिस इंश्योर्स, इसकी वजह से अंदर की तरफ कौन है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर, और बाहर की तरफ कौन है, हाइड्रोफिलिक पोलर। तो ये क्या बता रहा है, देखो दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। देखो नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ये है पोलर हेड और ये है नॉन पोलर टेल। तो ये जो टेल है ना, दिस टेल इज मेड ऑफ, टेल is made of saturated hydrocarbons। तो आपने केमिस्ट्री में, अब अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। एल्काइल ग्रुप्स होता है या एल्केन्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, एल्केन्स एंड एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स की जब आप स्टडी करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी वहां पर। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, या सिंपली एल्केन्स। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स नाम का एक चैप्टर है, वहां आपको दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड के अंदर आपको एल्केन पढ़ना है, अनसैचुरेटेड में आपको एल्कीन और एल्काइन पढ़ना है। ठीक है, यहां पर बात हो रही है सैचुरेटेड की, यानी एल्केन्स की। और एल्केन से क्या बनते हैं, एल्केन से बनता है एल्काइल ग्रुप्स, और इसी एल्काइल ग्रुप से क्या बनता है, इसी एल्काइल ग्रुप से ये टेल बनता है। क्लियर हुआ बात, चलो ठीक है, आगे देखो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द लिपिड कंपार्टमेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लिपिड है ये फॉस्फोलिपिड से बना है, फॉस्फोग्लिसराइड से बना है। मैंने आपको क्लास में बताया भी कि दो प्रकार के लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड और एक है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी। ठीक है, उसी फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोग्लिसराइड बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब पता लगाना है। ठीक है, तो बायोकेमिकल टेस्ट
टेस्ट वेस्ट हुआ होगा, बहुत सारा लैब का टेस्ट हुआ होगा, जिससे पता चला, रिवील हुआ, मालूम पड़ा दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मालूम पड़ा कि सेल मेम्ब्रेन के पास क्या है, प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, द रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली। अलग अलग प्रकार के सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग रेशियो है प्रोटीन का, कहीं प्रोटीन ज्यादा है, कहीं लिपिड ज्यादा है। ठीक है, तो ये वेरी करता है। ठीक, अब आपको कौन सा चीज याद रखना है वो देखो, इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी की बात हो रही है, एरिथ्रोसाइट्स हैज अप्रोक्सीमेटली, ये देखो ये आपको मैं लिखवा भी चुका हूं, याद रखना है, 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। बाकी जो परसेंट बचा है उसमें सारी चीजें होंगी, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, डिराइव्ड प्रोटीन्स, डिराइव्ड लिपिड्स, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड लिपिड्स, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप बस ये दो चीज याद रखो, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकालना, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कितनी आसानी से आप उसको बाहर निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे या मुश्किल होगी। ठीक है, तो बाहर निकालने का जो प्रोसेस है अगर उसको देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के प्रोटीन है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल या फिर पेरिफेरल दो तरह का हो सकता है। तो इंटीग्रल है वो इंट्रिंसिक है, पेरिफेरल है वो क्या है, एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, सरफेस पर पाए जाते हैं, while इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड। हो सकता है कि थोड़ा सा अंदर धंसा हो या पूरा अंदर धंसा हो, पार्शियली या टोटली बरीड। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया कि अगर मेजर पार्ट, मेजर हिस्सा अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर धंसा हुआ है, मेजर हिस्सा प्रोटीन का अंदर धंसा है, तो वो क्या है, वो है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, और अगर इसका मेजर हिस्सा बाहर है तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये तो हो चुका है। चलिए, स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये रहा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, ये है शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन है यहाँ पर, दिस इज द प्रोटीन। ठीक है, सरफेस से बाहर निकल रहा है, कौन सा प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, एक्सट्रिंसिक बोलो या पेरिफेरल कहो, सही है। ये लिपिड की बाई लेयर है, एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे, दो लेयर्स, दैट्स व्हाई इसको लिपिड बाई लेयर कहते हैं। ठीक है, और ये कोलेस्ट्रॉल है। चलिए, कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करा था, स्टेबिलिटी, फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड्स के प्रोवाइड कर रहे थे, फ्लूइडिटी। ठीक है, फ्लूइड नेचर। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आज यहीं तक पढ़े हैं, मतलब चलिए ठीक है। इसके बाद है असाइनमेंट नंबर 4, आज था लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर ये असाइनमेंट, जैसा हम लोग पहले भी करते आए हैं, असाइनमेंट को आपको पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले सारा लेक्चर लिखो, एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद असाइनमेंट के ऊपर आओ। ठीक है, तो इसको आप पहले सॉल्व करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बाय बाय।